देखते हैं ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे एग्जाम पर इससे डायरेक्टली उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? बहुत लोग को तो ये प्रॉब्लम होता है, जनरली जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आपको, मैं आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को छोड़ने से पहले। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर देखे होंगे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लिया जाता है और उस पर माइनस प्लस चार्ज करके क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है। उस प्रॉब्लम को हम अपने को सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो पहले जान लेते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? ऑल सिमेट्री एलिमेंट रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स। जितना भी सिमेट्री एलिमेंट है उसको हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये देख रहे हैं। मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, देखे होंगे आप। कोई भी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप, उसमें बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सी एन एक्सिस पर बात करते हैं तो एक सी एन एक्सिस होगा, उसके परपेंडिकुलर फिर क्या होता है, एन सिग्मा भी होते हैं। वो जो सी एन होते हैं उनको कई क्लास में फिर से बांट दिया जाता है। तो ये जितना भी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप होते हैं उसमें बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं एवं संबंधित उससे ऑपरेशन जो कि अभी बात किए हैं, ये सब उसमें पाया जाता है। ठीक, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एटम पाए जाते हैं वो थ्री डायमेंशनल में अरेंज हो रहे हैं। सभी सब जितना भी है एटम, सभी एटम्स को एक साथ स्टडी करना, या जितना भी यहाँ पर एलिमेंट हैं उससे रिलेटेड ऑपरेशन है, सभी को एक साथ स्टडी करना हार्ड हो जाता है। तो पॉइंट ग्रुप में हम क्या, इस पॉइंट ग्रुप में क्या कर लेते हैं, वेक्टर अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट ग्रुप में क्या कर देंगे, हम वेक्टर अप्लाई करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं और ऐड करके क्या करेंगे, मैट्रिक्स का यूज करेंगे। ठीक, तो इतना तो अब ये इतना पिक्चर क्लियर समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है। जितना भी सिमेट्री एलिमेंट होते हैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट को ही मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और मॉलिक्यूल जो कि थ्री डायमेंशनल में अरेंज है उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, वेक्टर फॉर्म पर ले जाते हैं और वेक्टर फॉर्म पर लेकर इसको सॉल्व कर। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का क्या यूजेस है इसके तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहला ले लेते हैं आइडेंटिटी। ठीक, अभी जो भी ऑपरेशंस है उस पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। जो भी सिमेट्री एलिमेंट ऑपरेशंस मिलते हैं अपने को उस पर अप्लाई करते हैं, क्या आता है मैट्रिक्स इसके लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ये पिक्चर देखना है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात किया था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एटम थ्री डायमेंशनल में व्यवस्थित होता है। तो वहाँ पर अपने को वेक्टर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वेक्टर ऐड कर रहा हूँ और वेक्टर ऐड करके इसको अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट ले लिए हैं। कैसे लिए हैं देख रहे हैं यहाँ पर। अब मान लेते हैं सपोज एनी आइडेंटिटी ऑपरेशन ऑन पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है यहाँ पर, जैसे कि ये पॉइंट ए देख रहे होंगे आप यहाँ पर। इस पॉइंट ए पर हम आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेशन मतलब क्या होता है, नथिंग चेंज, आपको पता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तब उसका पोजीशन चेंज होकर कहाँ पर जाएगा, x2 y2 और z1 पर हो जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, उसका पोजीशन क्या है, x1 y1 और z1 है। ठीक, जैसे ही ऑपरेशन अप्लाई किए वो उसका पोजीशन चेंज हो गया, x2 y2 z2 हो जाता है। तो वो पोजीशन कहाँ पर है आपको पता है, आइडेंटिटी इज इक्वल टू नथिंग चेंज। तो x1 इज इक्वल टू y1 रहेगा, x2 इज इक्वल टू y2 रहेगा, मतलब उसका पोजीशन जैसा है वैसा ही रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x2 इज इक्वल टू x1 का पोजीशन जैसा था वैसा ही है। बाकी इस पर तो कोई वैल्यू देने वाला नहीं है क्योंकि एक एक कोऑर्डिनेट लेकर चल रहे हैं। y2 पर बात करते हैं तो x1 0 रहेगा, z1 0 रहेगा, y1 पर वैल्यू रहेगा। ठीक, मतलब ये y2 वैल्यू देगा। इसी प्रकार से तीनों के लिए हम बात कर सकते हैं x2 y2 z2 के लिए। ठीक, जिस कोऑर्डिनेट पर बात कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेट पर वैल्यू रहेगा, बाकी सभी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x1 y1 z1 देख रहे हैं उसको हम, उसका जो वैल्यू है बस उसी को लिखते हुए चलते हैं। जैसे कि x1 का वैल्यू क्या है, 1 है, बाकी सभी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हो गया 0 0। उसी प्रकार से y2 में देखते हैं। y2 में देखो तो यहाँ पर 0 1 और 0 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1
जीरो। उसी प्रकार से लास्ट में देखते हैं तो 0 0 1 जेड के लिए, तो ये हो जाएगा 0 0 1, ये जेड के लिए। ये क्या है, x1 y1 और z1, ठीक। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 किसके बराबर मिला, x2। मतलब जो हम आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई किए उसके बाद अपने को मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस टाइप से मिलता है। तो इसके लिए मैट्रिक्स अपने को सीधा सीधा क्या ले लेना है, ये वाला इसका मैट्रिक्स होता है, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस टाइप से इसको अपने को निकाल लेना है, ये सीधा सीधा वैल्यू याद रख लेना है। आइडेंटिटी मतलब क्या होना है, डायगोनल पर एक आ जाएगा, मतलब स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी इस यूनिट मैट्रिक्स को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। अगला देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी रोटेशनल एक्सिस के बारे में बात करते हैं। रोटेशनल एक्सिस जिसको CN ऑपरेशन भी बोलते हैं, मतलब कितना फोल्ड पर साइक्लिक ऑपरेशन हो रहा है। मान लेते हैं, सपोज करते हैं मॉलिक्यूल ए पोजीशन जिसका x1 y1 z1, सेंटर पॉइंट से एंगल उसका अल्फा है, ठीक। जैसे कि पहले माने थे वैसा ही मान लेना है। मान के चलते हैं, फिर से यहीं पर बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेट पर। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जिसका पोजीशन x1 y1 z1 और सेंटर पॉइंट से इसका जो कोण है, एंगल है, वो अल्फा दिया हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा अब क्या करेंगे, रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, इसको हम करते हैं रोटेट। अब रोटेट किए तो हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हूँ मैं, थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं। थीटा एंगल से, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये तो पहला पोजीशन हो गया, और ये एंगल, इस एंगल से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा दिशा में चले गए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। रोटेट करते हैं तो क्या होगा, अब इसके लिए मैट्रिक्स निकालते हैं। कैसे निकलता है इसका मैट्रिक्स, तो यहाँ पर देखो पॉइंट बी पर, मतलब जहाँ पर अब पोजीशन चेंज होने के बाद उसका पोजीशन हम कोऑर्डिनेट के रूप में x2 y2 और z2 लिखेंगे, ठीक। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म दिया गया है, जैसे कि वैल्यू वगैरह दिया गया है, जैसे कि ओ आर का वैल्यू, जैसे कि ओ आर का वैल्यू x1 है, ओ पी का वैल्यू यहाँ पर ये देख सकते हैं x2 है, ठीक। और जेड एक्सिस का वैल्यू सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि याद ये अपने को ये भी रखना है, रोटेशनल एक्सिस है, इसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम जेड एक्सिस के नाम से भी जाने थे, तो जेड एक्सिस का वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं रोटेट कराते हैं जेड एक्सिस के थ्रू, तो जेड एक्सिस के थ्रू घुमाने पर उसका वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन जो एक्स है और वाई है उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में देखते हैं, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 कॉस थीटा। अब मैं इसको फाइनल समराइज करके लिख रहा हूँ ना, बीच का स्टेप काट रहा हूँ क्योंकि वो अपने काम का नहीं है और बहुत लेंदी होगा। तो x1 कॉस थीटा माइनस y1 साइन थीटा और 0 z1, ये x2 के लिए हो जाएगा। उसी प्रकार से y2 के लिए x1 साइन थीटा प्लस y1 कॉस थीटा प्लस 0 z1 हो जाएगा, और z2 के लिए हो जाएगा 0 0 और z, ठीक। इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा। किसके लिए, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तब ये मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब इसके लिए जो फॉर्मूला मिलेगा, इक्वेशन कुछ इस टाइप से मिलेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस पर अब जो वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी के लिए निकाले थे। तो सिर्फ x1 के सामने कॉस थीटा है, तो x1 के सामने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ले लिए, और y1 के सामने माइनस साइन थीटा था, तो माइनस साइन थीटा ले लिए, जीरो लिए। इसी प्रकार से ये पूरा वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो मैट्रिक्स मिलेगा कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स अपने को मिलने वाला है। किसके लिए, रोटेशनल एक्सिस के लिए। याद रखिएगा ये अभी कहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं। रोटेशनल यदि क्लॉकवाइज में रहे तो क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा माइनस में हो जाएगा। तो ये जो माइनस थीटा को हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि जो प्लस थीटा था उसको हम माइनस थीटा कर देते हैं, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू ये चेंज होकर माइनस साइन थीटा हो जाता है, मतलब वैल्यू पूरा चेंज हो जाता है। या ये बोल सकते हैं, कॉस का वैल्यू अगर आप देखे होंगे 90 से अगर ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो दोनों तरफ वैल्यू क्या रहता है, उसका सेम रहता है, ठीक। वैसा ही यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, या 180 डिग्री के बाद देखते हैं तो 180 डिग्री के बाद वैल्यू दोनों तरफ सेम देता है। कॉस थीटा साइन थीटा चेंज हो जाता है, माइनस साइन
में चेंज हो जाता है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। अगर थीटा का वैल्यू चेंज कर देते हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो भी कॉस थीटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वही वैल्यू देता है, जबकि साइन थीटा का वैल्यू रिवर्स हो जाता है। तो अपने को तो पता है जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो जेड एक्सिस यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। ठीक, ये भी याद रखना है। अब उसको हम देखते हैं वो वाला फॉर्मूला से, तो कॉस थीटा ही रहने वाला है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा रहेगा 0 0 0, और ये 1 तो 1 ही रहेगा, क्योंकि जेड एक्सिस चेंज नहीं होगा। ठीक, थीटा का वैल्यू ये क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू जिस एंगल से हम मॉलिक्यूल को रोटेट किए हैं, जैसे कि 120 डिग्री से, 180 डिग्री से, या 60 डिग्री से, जिस एंगल से हम उसको रोटेट किए हैं, उस एंगल का वैल्यू बताता है कौन, थीटा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं C2 एक्सिस है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, उसके लिए 180 होता है। C3 एक्सिस है, तो उसके लिए 120 होता है। तो इस टाइप से ये थीटा का वैल्यू रहने वाला है। ठीक, अब लेते हैं अगला ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन, या जो मिरर प्लेन पर मैट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं। ये सभी पॉइंट याद रखना है। मैट्रिक्स को सीधा सीधा डायरेक्टली उठाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक, मिरर प्लेन के लिए बात करते हैं, तो मिरर प्लेन के लिए फिर से यहाँ पर देखिए, आप ये कोऑर्डिनेट अच्छा से याद रखिएगा। यहाँ पर समझना है, इसको याद नहीं समझना है कि प्लेन कैसे लेना है। अगर प्लेन लेने में आप गलती करते हैं तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम गलत हो जाए। ठीक, यहाँ पर देखो मैं एक्स एक्सिस लिया हूँ, यहाँ जेड लिया हूँ, और यहाँ वाई लिया हूँ। आप जहाँ पर लेना चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है आप किस टाइप से ले रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर वही सब पोजीशन, जैसे कि पॉइंट ए है, वहाँ पर क्या करते हैं हम x1 y1 z1 उसका पोजीशन मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन ले रहे हैं, मतलब हम एक मिरर प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक मिरर प्लेन ले रहा हूँ, जैसे कि ये देखो, ये z है और ये x है। ठीक, ये z वर्टिकल है, z वर्टिकल ले लिया, और x क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ले लिया हूँ। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई अपना मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं, आप यहाँ पर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, कहाँ पर, पॉइंट ए पर, या पॉइंट आप इसको ये ए मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर को ए मान लीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हूँ मैं यहाँ पर, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, और पॉइंट ए के सामने, ठीक इसके सामने हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर इस टाइप से मिरर रखे हैं। अब पॉइंट ए कहाँ चला गया, मिरर के दूसरे साइड चला गया है, और मिरर के दूसरे इधर मिरर वाले साइड में अब क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। ठीक, पॉइंट समझिएगा आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक मिरर रखे हैं, और इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसका मिरर इमेज कहाँ पर बनेगी, ये मिरर के अंदर बनेगा। ठीक, वैसा ही हम यहाँ पर सीधा सीधा आपको मिरर स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर ए है, ठीक, और ए का पोजीशन कहाँ पर है, x1 y1 z1, तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पर है। ठीक, मान लेते हैं ये पॉजिटिव z है, ये पॉजिटिव y है, और ये पॉजिटिव x है। ठीक, और इधर ये माइनस y हो जाएगा, इधर ये माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस z हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से है ये। तो यहाँ पर हम मिरर प्लेन बनाते हैं और ए को कवर करते हैं, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा। मिरर के अंदर बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज मिरर के अंदर बना। ठीक, तो यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर मिरर प्लेन डालें तो इधर आ जाएगा। तो इधर इधर आने पर क्या हो जाएगा, ठीक, ये वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, जबकि जेड और एक्स वहीं का वहीं है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें जेड और एक्स एक्सिस वहीं का वहीं है, लेकिन जो ए का पोजीशन इधर आने के कारण से, मिरर के अंदर घुसने के कारण से माइनस वाई के तरफ आ जाता है। इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक, सिर्फ एक ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर, और वो है वाई। हम इस पर कौन सा प्लेन लिए हैं, एक्स जेड प्लेन लिए हैं। एक्स जेड प्लेन लेने पर एक्स जेड एक्सिस तो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस निगेटिव हो जाएगा। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स क्या देंगे, x2 y2 z2,
तो ये हो जाएगा x निगेटिव नहीं होगा, y यहाँ पर 0, z 0, ये y निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं तो z भी निगेटिव नहीं होना है। ठीक, एक्स जेड एक्सिस निगेटिव नहीं होगा जबकि y निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरे मैट्रिक्स में ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हम कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसको, कोई आइडेंटिटी है, कोई मॉलिक्यूल है, वहीं पर ये प्लेन देख रहे हैं। तो आइडेंटिटी के लिए आपको तो पता ही है, यहाँ पर ये पॉजिटिव कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी हो जाता है ना। और उस पर हम एक्स जेड प्लेन अप्लाई करते हैं तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक्स जेड प्लेन के लिए मैट्रिक्स क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा। ठीक, जो आइडेंटिटी है उसमें यहाँ पर सिर्फ माइनस रहेगा, बाकी सभी जगह पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स जेड प्लेन के लिए मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से मिलेगा। वैसा ही अपने को फिर से सॉल्व कर लेना है, किसके लिए, दूसरा प्लेन ले लेते हैं, जैसे कि जेड वाई प्लेन के लिए। जैसे कि ये वाई और ये जेड, वाई जेड प्लेन के लिए बात करते हैं। तो वाई जेड प्लेन के लिए भी देखो, तो अब यहाँ पर कैसे रखेंगे मिरर प्लेन को, वाई जेड प्लेन कुछ इस टाइप से रखा जा सकता है ना। यहाँ पर रखना है अपने को, कहाँ पर, यहाँ पर रखना है वाई जेड प्लेन को, वैसा ही यहाँ पर रखा हूँ वाई जेड प्लेन। ठीक, तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं और वहीं पर मिरर प्लेन लेते हैं वाई जेड प्लेन पर, तो इसका इमेज मिरर के अंदर बनेगा। तो फिर से देखो, इधर अगर ये पॉजिटिव एक्स में रखे हैं तो मिरर कहाँ पर जाएगा, उसका माइनस एक्स की तरफ बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो मिरर प्लेन वाई जेड प्लेन पर बात करते हैं तो एक्स एक्सिस माइनस होगा, बाकी सभी पॉजिटिव रहेगा। अगर हम एक्स वाई प्लेन पर बात करते हैं, जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला प्लेन हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करते हैं तो अब इसमें जेड जेड पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, क्योंकि मान लेते हैं ये जेड है यहाँ पर, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक, तो ये जेड यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका समराइज देख सकते हैं। तो इसका समरी देखते हैं, तो एक्स वाई प्लेन के मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, सॉरी वाई जेड प्लेन के मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक्स माइनस रहेगा, और एक्स वाई प्लेन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जेड माइनस रहेगा। मतलब अपने को समझना ये है कि जो प्लेन बोला जा रहा है, जैसे कि वाई जेड, तो इसमें एक्स नहीं है तो एक्स नेगेटिव होगा। इसमें एक्स वाई बोला जा रहा है, जेड नहीं है तो जेड एक्सिस निगेटिव होगा। उसी प्रकार से अगर एक्स जेड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर वाई निगेटिव हो जाएगा। बाकी सभी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेन अप्लाई किए हैं, तो जो कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा उसको अपने को माइनस कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से प्लेन निकाल लेना है पूरा। एक और देख लेते हैं जो ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन और बचा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, तो एस एन इज इक्वल टू सी एन सिग्मा, ये आपको पता ही होगा, इस प्रकार से होता है। सी एन के लिए मैट्रिक्स इस टाइप से होता है, अभी निकाल के देखे हैं, और सिग्मा के लिए इस टाइप से होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, सी एन अगर प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लेना होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर में क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन ही आएगा। ठीक, एक्स वाई प्लेन पर ही बात करना पड़ेगा आपको। तो ये जो सिग्मा है वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन का सिग्मा है, और ये हो जाएगा सी एन। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर अपने को आंसर ये मिलना है। ठीक, तो सी एन में यहाँ पर जो निगेटिव नहीं रहता है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो सी एन और एस एन में सिर्फ ये डिफरेंस होता है, यहाँ पर निगेटिव ये सी एन में नहीं होता है, जबकि एस एन में यहाँ पर निगेटिव होता है, बाकी सेम होता है। ठीक, अगला लेते हैं। इम्प्रॉपर रोटेशन लिख दिया हूँ यहाँ पर, ये इन्वर्जन सेंटर होगा। इन्वर्जन सेंटर के लिए क्या होगा, आई के लिए निकाल के देखते हैं, तो आई इज इक्वल टू अपने को पता है S2 होता है, C2 सिग्मा ले सकते हैं इसको, जिसके लिए थीटा इज इक्वल टू 180 होता है। और वही 180 का वैल्यू हम इसमें रखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू 180, तो थीटा का वैल्यू 180 रखने पर कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट करने पर यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ मैं, वैल्यू रखने पर सीधा सीधा इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आई का जो मैट्रिक्स मिलेगा, आई का मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से अपने को मिल जाएगा। ठीक, S2 बोले या आई का वैल्यू बोले, जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन
इन्वर्जन सेंटर, इसके लिए आइडेंटिटी सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म इस टाइप से मिलेगा। आइडेंटिटी के लिए तीनों प्लस होता है, जबकि इन्वर्जन के लिए तीनों माइनस हो जाता है। आगे इसका समराइज देख लेते हैं, फाइनल इसको समरी कर लेते हैं क्या है। आइडेंटिटी के लिए आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्स वाई जेड के फॉर्म पर। तो एक्स वाई जेड के फॉर्म पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम मैट्रिक्स इस टाइप से रहेगा। ठीक, सी एन के लिए बात करते हैं, तो सी एन के लिए देखो तो फॉर्मूला अपने को पता है, मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होता है। ठीक, और सी टू जेड, अगर सी एन जैसे कि जेड एक्सिस, अब वहाँ पर लिखा रहता है सी टू और जेड एक्सिस, यहाँ पर आपको सिंबल करके देगा जेड में लेना है कि वाई में लेना है कि किस में लेना है। ठीक, तो सी टू जेड के लिए मैं बात करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 180, वैल्यू रखने पर कुछ अपने को इस टाइप से मिलेगा। ठीक, तो फिर इसको अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म पर लेना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म पर, तो जेड एक्सिस पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो जेड एक्सिस चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, पहले भी देख चुके हैं इसको। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस एक्सिस पर हम अप्लाई करते हैं उस एक्सिस का वैल्यू चेंज नहीं होता है, बाकी सभी वैल्यू चेंज हो जाता है। तो जेड एक्सिस पर अप्लाई करने पर जेड एक्सिस एज इट इज रहेगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से मैट्रिक्स प्लेन लेते हैं। मैट्रिक्स प्लेन लेने पर देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स जेड प्लेन लेते हैं, एक्स जेड प्लेन लेंगे तो वाई का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर वाई जेड प्लेन लेते हैं तो एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला चेंज हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करते हैं तो जेड जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लेन मैट्रिक्स, प्लेन का मैट्रिक्स। एस एन का मैट्रिक्स आपको सीधा सीधा तो याद रख लेना है इसको, ये क्या है। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए बात करते हैं तो उसमें अभी देखें तीनों का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, तीनों वैल्यू निगेटिव हो जाता है। तो एक्स वाई जेड तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। या इसको आप अलग अलग करके सॉल्व करना चाहते हैं तो अलग अलग करके भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि आई इज इक्वल टू सी टू जेड और सिग्मा एक्स वाई, याद रखिएगा एक्स वाई ही रहना है फिर से यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप से दिया जाता है, इसके लिए रूल होता है, रूल को हम देखेंगे। आपको याद रखना है, अगर इस टाइम पर अगर कोई कॉम्बिनेशन दिया जाता है दो ऑपरेशन का, तो अपने को पीछे साइड से इस टाइप से इस डायरेक्शन में इसको सॉल्व करना रहेगा। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपने को इसको सॉल्व करना रहता है। तो हम यहाँ पर पहले सिग्मा एक्स वाई लेते हैं, सिग्मा एक्स वाई लेंगे तो क्या होगा, जेड वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक, बाकी से एज इट इज रहेगा। और सी टू जेड अप्लाई करते हैं, जेड अप्लाई करते हैं तो जेड का वैल्यू सेम रहेगा, बाकी सभी चेंज हो जाएगा। तो जेड वैल्यू अप्लाई करते हैं, जेड वैल्यू को एज इट इज रखते हैं, बाकी दोनों वैल्यू को चेंज करते हैं, माइनस माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस है तो तीनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला और ये वाला यहाँ देख सकते हैं सेम आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ये तो हुआ मैट्रिक्स के बारे में, कोई भी ऑपरेशन एलिमेंट है उसका मैट्रिक्स अपने को किस प्रकार से निकालना है और कैसे सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखा हूँ मैं, द प्रोडक्ट ऑफ सी टू एक्स और एक्स वाई, यहाँ पर मैं एक्स लिया हूँ और एक्स वाई लिया हूँ, कोऑर्डिनेट एक्स लिया हूँ और प्लेन को लिया हूँ एक्स वाई। ठीक, तो इसके लिए प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा इस टाइप से बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अपने को इस टाइप से दिया है, अपने को इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, मतलब सिग्मा एक्स वाई पहले लेना है। सिग्मा एक्स वाई लेने पर एक्स वाई है अर्थात ये जेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और एक्स एक्सिस पर सी टू अप्लाई करते हैं तो एक्स एज इट इज रहेगा और वाई जेड चेंज हो जाएगा। तो वाई चेंज होकर माइनस हो जाएगा और जेड चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये जेड चेंज होकर प्लस हो जाएगा और वाई चेंज होकर माइनस हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा एक्स माइनस वाई और जेड मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखना है अपने को, प्रॉब्लम आइडेंटिटी से कंपेयर करना होता है इसको। आइडेंटिटी से ये लास्ट वाला जो वैल्यू मिल रहा है वो किससे कंपेयर होता है। तो इसको देखो, यहाँ पर ये बीच वाला वाई सिर्फ माइनस हो रहा है, बाकी एज इट इज है। तो वाई कब माइनस होगा, जब ऐसा प्लेन लगाएं जिसमें वाई कोऑर्डिनेट ना हो। तो मतलब एक्स जेड प्लेन पर यदि मिरर प्लेन अप्लाई करते हैं तो अपने को ये वैल्यू मिलेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक्स जेड प्लेन, सिग्मा एक्स जेड प्लेन इसके लिए आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। एक और देख लेते हैं, फिर बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
द प्रोडक्ट ऑफ सी टू एक्स डॉट सी टू वाई इज, अब इसके लिए प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, ये दो ऑपरेशन दिया गया है, एक तो दिया है सी टू, दोनों दो सी टू एक्सिस दिया गया है, एक वाई पर लेना है और एक एक्स पर लेना है। ठीक, तो वाई पर ऑपरेशन करते हैं तो वाई एज इट इज रहेगा, बाकी दोनों चेंज हो जाएगा। वाई वाई वैसे ज्यों का त्यों रहेगा, और माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक, उसके बाद यदि उसके बाद एक्स अप्लाई करते हैं तो एक्स अप्लाई करने पर एक्स वैसा ही रहेगा और बाकी दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस जेड जेड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आइडेंटिटी से फिर इसको कंपेयर करना है अपने को, तो कंपेयर करने पर ये क्या मिलता है, यहाँ पर देखते हैं तो दो वैल्यू माइनस है और एक वैल्यू वैसा है जैसा पहले था। ठीक, तो ये कब का आएगा, जब जेड एक्सिस पर हम सी टू रोटेशन अप्लाई कर सी टू एक्सिस अप्लाई करते हैं तो ये वाला वैल्यू अपने को मिलेगा। तो इससे और इसको कंपेयर करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, सी टू जेड मिलता है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, सी टू जेड आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है, और वीडियो डालता हूँ तो इंस्टेंटली आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।